हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है स्पीति में बारिश, जिसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं। बच्चों, स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने स्पीति की दुर्गम भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक विशेषताओं का सटीक वर्णन किया है। साथ ही साथ इसमें लेखक ने स्पीति की जनसंख्या, वहां के ऋतु चक्र, फसल, जलवायु और भूगोल का भी वर्णन किया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्पीति जगह कहाँ पर स्थित है। स्पीति जो है वह हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की एक तहसील है। यानी हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम लाहुल स्पीति है और उस जिले में एक तहसील है जिसका नाम स्पीति है, जो काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आम लोगों का और पर्यटकों का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। लेखक ने जिस वक्त ये यात्रा वृत्तांत लिखा था उस वक्त तक स्पीति में संचार यानी संदेश भेजने का एकमात्र साधन वायरलेस सेट ही था। उससे भी केवल केलंग और काजा के बीच संदेश भेजा जाता था। अति दुर्गम क्षेत्र होने के कारण स्पीति तक परिवहन व आधुनिक संचार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, यानी रोड नहीं पहुंच पाई, जिस वजह से बस वगैरह नहीं चलती थी। इसी तरह यहाँ पर लाइट और टेलीफोन सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी, जिस कारण यहाँ के लोग शेष दुनिया से कटे हुए रहते थे, यानी उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहता था। अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थितियों के कारण स्पीति प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल व ब्रिटिश शासन तक हमेशा स्वतंत्र रही, क्योंकि वहां पहुंचना किसी भी राजा व अंग्रेजों के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था। अब लेखक स्पीति की जनसंख्या के बारे में हमें बताते हैं। लेखक बताते हैं कि स्पीति की जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 3231 थी, जबकि 1971 की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या 7196 थी। 1971 की जनगणना के अनुसार लाहुल और स्पीति दोनों का कुल क्षेत्रफल 12,015 वर्ग किलोमीटर था। वहीं जो ऑक्सफोर्ड का इंपीरियल गजेटियर है उसके अनुसार स्पीति का क्षेत्रफल 2115 वर्ग मील है। इसके अनुसार स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है, यानी एक वर्ग मील में 4 से भी कम लोग रहते हैं, जबकि 1901 में यह जनसंख्या प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी, यानी उस समय एक वर्ग मील में 2 व्यक्ति रहते थे या 2 से भी कम लोग रहते थे। आगे लेखक ने स्पीति का इतिहास व उसके प्रशासन के बारे में बात की है। लेखक कहते हैं कि लाहुल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला था। सन 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने स्पीति को अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेज स्पीति में इसलिए इंटरेस्टेड थे क्योंकि वे स्पीति से तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते थे। फिर एक साल बाद यानी 1847 में लाहुल स्पीति और कुल्लू को कांगड़ा जिले में मिला दिया गया। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। नोनो की हैसियत एक द्वितीय दर्जे के मैजिस्ट्रेट के बराबर थी, जो कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे काम करता था। हालांकि जो स्पीति के लोग थे वो नोनो को ही अपना राजा मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन एक्ट पास हुआ, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दे दिया गया। इसीलिए यहाँ ब्रिटिश भारत का कोई कानून लागू नहीं होता था। रेगुलेशन एक्ट के अधीन प्रशासन के कुछ अधिकार अब नोनो को दे दिए गए थे, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना, छोटे मोटे फौजदारी के मुकदमे हल करना था। इससे ऊपर के जो भी मामले होते थे वह असिस्टेंट कमिश्नर को भेज देता था। भारत की आजादी के बाद भी सन 1960 में लाहुल स्पीति को पंजाब राज्य के अंतर्गत एक जिला बना दिया, जिसका केंद्र केलंग में था। सन 1966 में जब हिमाचल राज्य बना तो लाहुल स्पीति को उसके उत्तरी छोर का एक जिला बना दिया। यह देश का सबसे दुर्गम जिला है। अब जानते हैं स्पीति की भौगोलिक स्थिति। स्पीति जो है वह 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है, जिनकी अधिकतम ऊंचाई
18,000 फीट से भी ज्यादा है। ये पहाड़ स्पीति को पूरब में तिब्बत से, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। स्पीति की मुख्य घाटी स्पीति नदी घाटी है और स्पीति नदी का जो उद्गम स्थल है वो पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां से ये नदी बहकर तिब्बत होते हुए स्पीति पहुंचती है और आगे किन्नौर जिले से बहती हुई सतलज नदी में जाकर मिलती है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र इतना दुर्गम है कि जब लेखक यहाँ के बारे में लोगों को बताते हैं तो लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि इतने दुर्गम क्षेत्र में भी लोग रहते हैं। यह क्षेत्र पूरे साल में लगभग 8-9 महीने पूरी तरह से दुनिया से कटा रहता है। यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ सिर्फ एक ही फसल उगती है। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, इसीलिए लकड़ी भी नहीं है कि जिनको जलाकर घर को गर्म रखा जा सके। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर लोग रहते ही क्यों हैं, आज तक मैं इस बात को समझ नहीं पाया। फिर वे अनुमान लगाते हैं कि शायद लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए यहाँ पर रहते होंगे, या फिर उन्हें अपनी मातृभूमि से बहुत अधिक प्रेम है इसीलिए वो यहाँ पर रहते हैं, या उनका कहीं और कोई ठौर ठिकाना नहीं है इसीलिए वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो भी मजबूरी हो, लेखक कहते हैं कि लोग यहाँ पर रहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ। इसके बाद लेखक मध्य हिमालय की घाटी और स्पीति के पहाड़ों से हमारा थोड़ा परिचय कराते हैं। लेखक कहते हैं कि स्पीति के पहाड़ लाहुल के पहाड़ों से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। स्पीति जो है वह मध्य हिमालय की घाटी में स्थित है। लेखक कहते हैं कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, कुल्लू मनाली ये सभी क्षेत्र हिमालय का तलवा हैं, यानी ये सभी जगह हिमालयी क्षेत्रों की शुरुआत से पहले के क्षेत्र हैं, जबकि शिवालिक या पीर पंजाल के क्षेत्र हिमालय की तलहटी यानी हिमालय का शुरुआती हिस्सा या हिमालय का सबसे निचला भाग है। और रोहतांग जोत को पार करने के बाद मध्य हिमालय शुरू होता है, जिसमें लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र तल से ऊंचाई 10,535 फीट है, जबकि स्पीति की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है। स्पीति के उत्तर में बारालाचा की चोटियां हैं, जबकि दक्षिण में माने पर्वत है। इस माने पर्वत का नाम बौद्धों के पवित्र मंत्र माने के नाम पर रखा गया है। ये सब मध्य हिमालयी क्षेत्र हैं जिसमें स्पीति बसा है। इसके बाद बाह्य हिमालय शुरू हो जाता है। लेखक यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर युवा पर्यटकों को आना चाहिए, यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों को निहारना चाहिए और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाना चाहिए। अब जानते हैं स्पीति के ऋतु चक्र के बारे में। यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं, एक अल्पकालिक बसंत जो जून से सितंबर तक चलता है और दूसरा शीत ऋतु यानी ठंड का मौसम। जुलाई के महीने में यहाँ पर औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि जनवरी में करीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, यानी यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। स्पीति में बसंत ऋतु में दिन गर्म होते हैं मगर रातें फिर भी ठंडी ही होती हैं। यहाँ पर बसंत का मौसम बहुत कम समय के लिए रहता है। वैसे तो यहाँ पर बसंत बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन उस मौसम में भी न तो यहाँ फूल खिलते हैं न ही हरियाली देखने को मिलती है, और दिसंबर आते आते घाटी में फिर से बर्फ पड़ने लगती है जो अप्रैल मई तक चलती है। उस दौरान यहाँ सारे नदी नाले जम जाते हैं और तेज हवाएं चलती हैं। मध्य हिमालय में मानसून नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। अब जानते हैं स्पीति में पैदा होने वाली फसल के बारे में। स्पीति में साल में एक ही बार फसल पैदा होती है, जिसमें 2 किस्म की जौ, मटर, गेहूं और सरसों उगाई जाती है। यहाँ पर सिंचाई पहाड़ों से आ रहे नालों के पानी से की जाती है, क्योंकि स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम नहीं आता है। स्पीति में खेती के लायक जमीन तो बहुत है, मगर सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण सब बेकार पड़ी है। इसके अलावा स्पीति में कोई फल भी पैदा नहीं होता है। मटर और सरसों के अलावा कोई सब्जी भी पैदा नहीं होती है। अधिक ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी के कारण यहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। इसीलिए स्पीति की धरती एकदम नंगी व वीरान है। अंत में लेखक
कहते हैं कि यहाँ वर्षा कभी कभारी होती है, मगर संयोग से जिस रात वे काजा के डाक बंगले में सो रहे थे उसी रात बारिश शुरू हो गई। इसीलिए स्पीति के लोगों ने लेखक की स्पीति की यात्रा को बहुत ही शुभ माना, क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी। तो बच्चों, ये था स्पीति में बारिश का सरल शब्दों में सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी पाठ के सारांश को आप और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।